रजनी जी, आप जुड़े रहिए। अभी हमारा अगला सेक्शन है जैविक आहार। हम योगा करते हैं, मगर योगा के साथ हमारा आहार भी अच्छा होना चाहिए। अगर हमारा आहार सात्विक हो, जैसे हमारा रासायनिक थे पहले, उससे हमारे बीमारियां फैल रही है। हम योगा कर रहे हैं, मगर योगा से ही हम सुदृढ़ नहीं बनेंगे, तो इसलिए हमें आहार की भी जरूरत है। हमारा आहार अगर जैविक होगा तो हम सदा के लिए अच्छे रहेंगे, सभी सुदृढ़ बनेंगे। तो इसीलिए हम अभी आहार पर चर्चा करते हैं। कोई समाज सेवक हो तो हम उनको भी आमंत्रित करते हैं, और जैविक खेती की भी चर्चा करते हैं। तो आप जुड़े रहिए। और आगे हम आदरणीय बहन प्रभा जी को आमंत्रित करते हैं, वो आए और आज की मुख्य अतिथि को सादर आमंत्रित करिएगा। आदरणीय प्रभा जी। धन्यवाद रंजना जी। योग गुरु पूज्य बाबा रामदेव जी, श्री आचार्य जी एवं पवन सर जी को, पतंजलि योग आहार के सभी को ओम प्रणाम। हमारे आज की मुख्य अतिथि है आदरणीय श्रीमती सरोज डिमरी जी, जो कि योग नगरी धर्म नगरी ऋषिकेश उत्तराखंड से हैं। माँ गंगा स्वच्छता एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। उत्तराखंड आंदोलनकारी है एवं एयरफोर्स वेलफेयर जामनगर गुजरात से इस पद पर रहकर वायुसेना में कार्यरत कर्मचारियों के परिवार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण दिया। चार धाम बद्रीनाथ केदारनाथ समिति के मेंबर के रूप में सेवारत हैं। आगे उनके मुखारविंद से सुनने का सौभाग्य मिलेगा। मैं मंच की ओर से निवेदन करूंगी, आदरणीय दीदी मृदुल भाषिनी सरोज डिमरी जी मंच पर अपना अनुभव व्यक्त करने की कृपा करेंगे। और आज की योग शिक्षिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद दीदी। दीदी उपस्थित हैं? सरोज डिमरी जी हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। उपस्थित अभी थी और मेरे ख्याल से वो तो आदरणीय बहन सरोजी भी जुड़ी हुई हैं। जुड़ी हैं जी। अनम्यूट करना है उनको, अभी म्यूट है वो। आदरणीय बहन जी, आप अनम्यूट हो। दिनेश सर कहाँ गए? दिनेश सर पहाड़ों से बुलवा लो उनको। दीदी आप अपना माइक खोलिए। दीदी आपको आवाज आ रही है? आप नीचे नीचे से जो बीच में एक कैप्सूल टाइप का बना है, वो आप उसको उंगली लगा दें। वो आड़ी लकीर उस पर बनी हुई है, तो वो हट जाएगी, तो आप अनम्यूट हो जाएंगी दीदी। नीचे 4 ऑप्शन है, जिसमें बीच वाला आपको दबाना है। 2 इधर के छोड़ दो, 2 इधर के छोड़ दो, बीच वाले को उंगली लगा दो आप। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही सरोज जी आपकी? हाँ जी आवाज आ रही है। अच्छा, स्वागत है सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सुप्रभात। जुड़ी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले प्रभा थपलियाल जी का धन्यवाद दूंगी, जिन्होंने कि मुझे आपसे जोड़ा है। मैं स्पर्श गंगा से माध्यम से स्वच्छता अभियान चलाती हूँ। हर इतवार को हम लोग 2 घंटे गंगा मैया को देते हैं, क्योंकि मैं ऋषिकेश में रहती हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग गंगा जी के किनारे रहते हैं और गंगा जी की सेवा कर पाते हैं। ये स्पर्श गंगा अभियान
के माध्यम से हम लोग जो स्वच्छता अभियान चलाते हैं, इसमें हम लोग पर्यावरण की भी संरक्षण का कार्य करते हैं। मैं तो कभी बाहर देश भी जाती हूँ। सबसे पहले मैं थाईलैंड गई थी, वहां पर भी मैंने स्वच्छता अभियान और पर्यावरण की संरक्षण के लिए पौधारोपण भी किया था। अभी मैं डेनमार्क गई और स्वीडन गई, नॉर्वे गई, वहां पर भी मैंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए वहां पर भी मैंने पौधारोपण किया। और हम लोग समाज को जागृत करते हैं कि स्वच्छता ही सबसे पहला काम है हमारा। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारे जो स्वास्थ्य है वो भी स्वस्थ रहेगा, और हम लोग अपने आसपास भी स्वच्छ रख सकते हैं, आसपास के वातावरण को भी स्वच्छ रख सकते हैं। हम लोग स्कूलों में भी ये स्वच्छता जागरूक का अभियान चलाते हैं। और जो गंगा जी है, लोग क्या करते हैं कि अपने घर का कूड़ा करकट, जैसे कि फूल वगैरह या कुछ भी चीज होती है, किसी का मुंडन होता है या कुछ भी चीज हवन होता है, वो सब गंगा जी में डाल देते हैं। उसके लिए भी हम लोग रोकते हैं उनको। और हम लोगों ने गंगा के किनारे एक इस तरह से भी पात्र बनाए हैं, वहां पर हमने पात्र रखे हुए हैं, जो कि इस तरह की सामग्री को अगर किसी का मन होता है कि हम कहीं और न डालें और गंगा जी के पास डालें, तो हम उन पात्रों में इकट्ठा करवाते हैं उस सामग्री को। तो उससे बहुत अच्छा एक मैसेज जाता है कि हम लोग अगर घर से भी ले जाए तो हमारा जो सामग्री है वो गंगा में ही या शुद्ध जगह पे ही उसका निस्तारण होगा। तो हम लोग बच्चों को भी ये शिक्षा देते हैं कि देखिए, आपकी माँ या पिता जो घर से ले जाते हैं इस तरह के सामग्री, वो गंगा जी में ना डालें। और बच्चे देखे हैं मैंने कि बहुत सारे बच्चे अगर अपनी माँ के साथ आते हैं गंगा जी में, और उनकी माँ अगर कुछ पॉलीथीन में डालती है या कुछ भी अगर घर से ले जा करके वो फूल वगैरह डालती है, तो बच्चे समझाते हैं। जो हम स्कूलों में उनको समझाते हैं कि बेटा, ये सामने जैसे फूल होते हैं सूखे हुए, अगर हम वो अपने ही गमलों में डालें तो वो दूसरे दिन वो पौधे उगते हैं, फिर फूल उगते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। या हम लोग उस फूल को अगर जंगल में भी डालते हैं, अगर किसी के पास इतना गमले वगैरह नहीं हो या कोई गार्डन नहीं हो घर में, तो जंगल में डालेंगे तो हम कुछ दिन बाद जाके देखते हैं कि वो पौधे उगाते हैं और उनमें फूल आते हैं, तो कितना अच्छा लगता है। फिर हम वही फूल ला करके अपने भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो एक जागृति आई है हमारे देश में, बहुत ज्यादा जागृति स्वच्छता के प्रति आई है। माननीय मोदी जी ने भी स्वच्छता के प्रति जनता को बहुत जागरूक किया है। और जो ये हमारा स्पर्श गंगा अभियान है, ये स्पर्श गंगा अभियान जब रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो इस समय वर्तमान में सांसद हैं, ये मुख्यमंत्री थे 2009 में, उन्होंने ये स्पर्श गंगा अभियान चलाया था, तब से निरंतर चलता है। और हमारे इसके बहुत सारे सदस्य हैं, देश विदेशों में भी इसके सदस्य हैं। और लोग फोन करते रहते हैं, मुझे भी यहाँ पर फोन करते रहते हैं कि मैडम अब हम क्या करें, आपका क्या कार्यक्रम चल रहा है, हम किस तरह से अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हमने इतनी स्वच्छता करी। हम लोग ऊपर गंगोत्री से, गौमुख से, कभी कभी हम लोग ऊपर गौमुख जाते हैं, बद्री विशाल में जाते हैं, तब भी हमारे दिमाग में हमेशा ये रहता है कि थोड़ा स्वच्छता अभियान चला दे। हम मंदिर में भी जो प्रसाद वगैरह पड़ा रहता है उसको भी हम साफ करते हैं। तो देखती हूँ मैं वहां पर कि जो और श्रद्धालु आते हैं वो भी इस तरह का कार्य हमारे साथ करते हैं, और कहते हैं कि बहन जी, हम लोग जब जाएंगे अपने घरों में तो हम लोग अपने मोहल्लों में अपने स्वच्छता अभियान जरूर चलाएंगे। और उनके मैसेज भी आते हैं और फोन भी आते हैं कि मैडम हम आपके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। ये बहुत समाज में बहुत बड़ी जागृति है, ऐसा हमको होना चाहिए सबको। दूसरी बहुत सारी बातें हैं। अब हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को बचाने के लिए भी महिलाओं को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पे, कि संस्कृति को अगर बचा सकती है तो महिलाएं बचा सकती हैं। महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, और ये धुरी जो है वो बहुत बड़ा काम करती है। तो वो एक महिला एक बेटी भी होती है, एक माँ भी होती है, एक पत्नी भी होती है, और फिर वो सास भी बनती है। अगर मैं देखती हूँ कि अगर सास बहू की अच्छी ट्यूनिंग हो तो परिवार स्वर्ग बनता है। लेकिन अगर उन महिलाओं की, दोनों महिलाओं की ट्यूनिंग सही नहीं होती है तो घर नर्क भी
बनता है। हम लोगों को बहुत कुछ सोचना चाहिए इस बारे में भी। समाज में हमारी जो संस्कृति है, जो संस्कृति हमारी है, उसको विदेश के लोग भी उसको अंगीकार करते हैं। और मैं समाज में कुछ विकृति भी आ गई है। मैं देखती हूँ कि हमारे समाज के लोग जो है वो बाहर की संस्कृति को ज्यादा ले रहे हैं, और बाहर के लोग जो है वो हमारी संस्कृति को ले रहे हैं। मैंने देखा है कि मैं जैसे अभी डेनमार्क से होके आई हूँ, मैं 40 दिन डेनमार्क में रही। तो वहां के लोगों को मैंने देखा, अगर हम बोलते हैं कि हम भारत से आए हैं, इंडियन हैं, तो वो हमारा बड़ा सम्मान करते हैं। और वहां पर योगशालाएं भी चलती हैं, पतंजलि की भी चलती हैं। मैं पतंजलि वालों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि मैंने देखा वहां पर, स्वीडन में भी देखा और डेनमार्क में भी देखा मैंने, पतंजलि का योग चलता है वहां पर। एक स्वामी जी हैं, वो योग कराते हैं और लोग जाते हैं वहां पर, और वहां पर भारत की संस्कृति को विकसित करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे वहां पर। उन्होंने कहा "अरे, आप इंडिया से हो", और वो मोदी जी को मोटी मोटी जी बोल रहे थे। तो मुझे बहुत अच्छा हुआ और मुझे बहुत गर्व का अनुभव भी हुआ कि हम उस देश के रहने वाले हैं जिस देश का कि सब सम्मान करते हैं। आप ये देखिए कि आज आज तो हम लोग, अगर हम लोग ब्रिटिश में राज कर रहे हैं तो इसका मतलब हम सब जगह राज कर रहे हैं। कभी ब्रिटिश के लोग हम पे राज करते थे। तो बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को ये सब देख करके। मैं एक बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की संयोजिका भी हूँ। मैं इस पे भी कुछ कहना चाहूंगी कि हम लोगों को अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देने चाहिए, तभी तो हमारी संस्कृति आगे बढ़ेगी। और एक माँ ही होती है जो कि बेटियों को अच्छे संस्कार दे सकती है। मैं देखती हूँ कि हमारी बेटी जब कॉलेज जाती है तो हम उसके जो पहनावा है उस पर भी ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर हम ध्यान देते भी हैं तो बेटियां मानती नहीं है, क्योंकि समाज ऐसा बन गया, उसकी सारी फ्रेंड्स वही सब पहन के आती हैं। लेकिन देखिए, भारत की जो नारी है वो तो एक दुर्गा का रूप है, वो देवी का रूप है, तभी तो हम उसको पूछते हैं। आप ये देखिए कि कोई अगर महिला बहुत अच्छे तरह से रहेगी, कोई साड़ी पहन के रहेगी या कोई सूट पहन के रहेगी, जो भी उसका पहनावा है, उसको अगर वो तमीज से पहन के रहेगी तो उसको पूजने का एक मन करता है। लेकिन अगर हम लोग आगे विदेशी संस्कृति पे उस तरह के हमने अगर पहनावे पहन लिए तो थोड़ा सा मन में विकृति आती है। शायद हमारी जनरेशन को तो उसमें मन में बड़ा वो फील होता है, यार देखो कैसे हमारे बच्चे पहन रहे हैं, कैसे हमारी महिलाएं पहन रही हैं। तो हमें भी अपने पहनावे पे भी जरूर जरूर ध्यान देना चाहिए, और अपनी बेटियों के पहनावे पे भी जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर बेटी एक दिन नहीं मानती है, 2 दिन नहीं मानती, लेकिन मुझे लगता है कि तीसरे दिन उसे एहसास होगा कि हाँ, हमारी माँ सही कह रही है। बहुत सारी उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड की, तो मैं राज्य आंदोलनकारी भी रही हूँ। उत्तराखंड की जो नारी है उसने तो विश्व में अपनी एक पहचान बनाई है। राज्य आंदोलन उसने लड़ा है, और राज्य आंदोलन अहिंसावादी तरीके से लड़के और आज राज्य की प्राप्ति हुई है। अभी परसों ही हमारा राज्य 22 साल का हो गया है, और 22 साल में हमने बहुत कुछ पाया है। लेकिन हमने 22 साल पहले बहुत कुछ खोया भी है इस राज्य की प्राप्ति के लिए। मुजफ्फरनगर कांड हुए, मसूरी कांड हुए, खटीमा कांड हुए, तो बहुत कुछ खो करके और आज हमको राज्य की प्राप्ति हुई है। लेकिन हमें अपने उत्तराखंड की और अपने देश की संस्कृति भी बचानी, ये भी हमारा ही दायित्व होगा। ऐसा नहीं कि हमने राज्य बना दिया और उसके बाद हम बिल्कुल आंख बंद करके सो जाएं। नहीं, हमें उसके लिए भी जागरूक होना पड़ेगा। और अधिकतर जब राज्य की जिम्मेदारी महिलाओं ने ली है तो इसको संवारने की जिम्मेदारी भी महिलाओं को ही लेनी चाहिए। कहीं भी अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज भी उठानी चाहिए। अभी हाल ही में अंकिता हत्याकांड हुआ यहाँ पर, जो कि दिल दहलाने वाली घटना थी। हम लोगों को इन घटनाओं को भी रोकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके दोषी हैं, जो कि हम लोग अपने आसपास देखते नहीं हैं कि कैसे लोग हमारे आसपास आ गए हैं, किस तरह की हमारी घटनाएं हो रही हैं। ये देवभूमि है और इसको हमको देवभूमि ही रखना है। बड़ा ताज्जुब होता है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। अभी दिल्ली में भी किरण नेगी के हत्यारे छूटे, उससे भी मन बड़ा व्यथित है कि ऐसा
कैसे हो गया कि वो लोग छूट गए, जबकि सबको पता है कि उस बेटी के साथ बहुत बड़ा माने घृणित कार्य किया गया है और उसका मर्डर हुआ है। तो कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है महिलाओं को, ये सब जो जागरूक महिलाएं हैं उनको ये सब सोच कर करके। और मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं कल से देख रही हूँ, कल भी मैंने देखा था आपका कार्यक्रम, किसानों का कार्यक्रम भी देखा मैंने, जो आप लोग योग कराते हैं सुबह सुबह वो भी देखा। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग एक समाज में नई प्रेरणा का काम कर रहे हैं और नए संस्कार, और जो संस्कार हमारे हैं उनको जीवित रखने का आप लोग कार्य कर रहे हैं। आप ये देखिए, मैंने किसान भाइयों का भी कार्यक्रम देखा, कल भी देखा। तो जब हम लोग अच्छी खेती करेंगे, अच्छा अनाज जाएंगे उगाएंगे, जिस तरह से कि आजकल चल रहा है कि बहुत सारे जो है वो दवाइयाँ डाल करके और खेती कर रहे हैं, उनसे सब्जियां इस तरह से हो रही है जो कि स्वास्थ्य के लिए नुकसान होती हैं। लेकिन मैंने आप लोगों का कार्यक्रम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कितनी जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं और पूरे देश से आप लोग जुड़े हुए हैं। कल मुझे सेमाल जी का फोन आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, वो कह रहे थे कि मैं आसाम में हूँ, और देखिए आपको वो कितना यहाँ से और आसाम तक का काम कर रहे हैं। हमारी प्रभा थपलियाल जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमारी कल मैंने देखा कि कल जो जिन्होंने योग कराया उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से योग कराया, बहुत बारीकियां देखी। आज भी जो जिन्होंने योग कराया उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बारीकियों का मनन करके और सब को योग कराया। बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से जुड़ करके, और मैं धन्यवाद भी देना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप समाज में नई जागृति ला रहे हैं और आप ऐसे ही कार्य करते रहे। मैं हमेशा आपके साथ जुड़ी हुई रहूंगी, और धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत। हेलो। जी धन्यवाद हेलो। बहन जी। जी 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 आवाज आ जी जी आवाज आ रही है। जी जी धन्यवाद आदरणीय बहन जी। आप एक वरिष्ठ समाज सेविका है और आपने माँ गंगा की स्वच्छता, और जहाँ भी आप जाती हैं वहाँ स्वच्छता की बात करती हैं। और अगर मन स्वच्छ है, जमीन स्वच्छ है, हमारा वातावरण स्वच्छ है, हमारा समाज स्वच्छ है, तो हमारा देश स्वच्छ होगा। और अगर हमारा मन स्वच्छ और साफ नहीं होगा तो ये जब कचरा सारी जगह अगर कचरा फैलता है तो व्यक्ति जो है बीमार होता है, और व्यक्ति बीमार रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। आप बहुत महत्वपूर्ण आपने बेटी बचाओ स्वच्छता के ऊपर और इस देश की चिंतन के ऊपर आपने एक वरिष्ठ समाज के रूप में आपने इस पतंजलि युवा कार्यक्रम में आज अपना मार्गदर्शन दिया। आप कल भी जुड़ी थी, आगे भी जुड़ेंगी, और मैं आदरणीय प्रभा बहन जी का, आदरणीय रंजना जी का और आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आपको इस कार्यक्रम में जोड़ा। मैं इस कार्यक्रम में आज योग कराया बहन ने और आपने जो उद्बोधन दिया इसके ऊपर हम कमेंट चाहेंगे। आदरणीय हमारे पतंजलि पीठ से श्री पवन कुमार जी जुड़े हुए हैं जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम चल रहा है। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबका मार्गदर्शन उद्बोधन देने का चेष्टा करें। नमस्कार, ओम, सुप्रभात। आज के हमारी मुख्य अतिथि सरोज जी, आपका बहुत अभिनंदन है। इतनी सुंदर चीजें आप कर रहे हैं और ये सब प्रशंसा के भी योग्य है। ये समाज को परिवर्तन करने के जो प्रयास हैं देश में विदेश में, और जो आपने बताया कि पतंजलि की कक्षाएं अलग अलग देशों में भी चल रही हैं, तो निश्चित रूप से यह इसका एक प्रभाव है। और हम सब लोग पतंजलि योग पीठ के आसपास जो भी रह रहे हैं, और हम सब भी इसका दे रहे हैं, इसका अनुभव लेते हैं। बहुत सुंदर आज की आपने बात बताई, महिलाओं के बारे में बताया। आपने सर्वप्रथम तो यह बताया कि हमारे जो ये जो हमारा, हम भी इस बारे में हमने इस योगाहार कक्षा में कई बार विचार किया है, बातचीत की है कि जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारे धार्मिक स्थान हैं, वहां पर जो प्रसाद चढ़ता है, वो प्रसाद अगर आप देखते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, तो ज्यादातर वह चीजें ऐसी होती है जो बाहर से आई होती है। लेकिन कुछ एक जगह पर अब ये शुरुआत हो गई है, जैसे कि मंदिर के आसपास रहने वाले स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो प्रसाद बना रही है महिलाएं, मेरे ख्याल से उसका कुछ एक प्रभाव देखने को मिल रहा है हमारे चार धाम में। तो इस प्रकार से यह जो कार्यक्रम है, जिससे कि
आजीविका भी महिलाओं की बढ़ रही है। और मैं थोड़ा सा आपसे अभी फीडबैक भी लूंगा कि ये कार्यक्रम कैसे चल रहा है, क्योंकि मेरे कुछ पुराने अनुभव थे। ये प्रसाद जो है हमारा स्वच्छ हो, वह स्थानीय उत्पादों से बना हो और यथासंभव जैविक हो। इस विषय पर हमने पूर्व में भी बातचीत की है इस मंच के माध्यम से, और हमने यह कहा कि यह हमारा जो प्रसाद है, जो देवी को चढ़ता है, भगवान को चढ़ता है, और जिसको लोग बड़े सम्मान के साथ, गर्व के साथ अपने घर वापस से जाते हैं, वह पूर्ण रूप से स्वच्छ हो, उसमें कोई केमिकल नहीं मिला हो और वह स्थानीय उत्पादों पर आधारित हो। तो ये चीजों पर हमें और अभी काम करने की जरूरत है, और जहां पर नहीं हुआ है वहां पर भी इसका विस्तारीकरण होना आवश्यक है। और इसी तरह से जो स्वच्छ गंगा का हमारा कार्यक्रम आप कर रहे हैं, स्पर्श गंगा का, तो यह भी कार्य बहुत अच्छा है। और हम भी नमामि गंगे के साथ मिलकर के अभी अब कार्य शुरू करना वाले हैं, शुरू कर भी दिया है। और उनके साथ मिलकर के जागरूकता से संबंधित, तकनीक से संबंधित, अन्य विषय से संबंधित विषयों पर भी हम आने वाले समय पर कार्य करेंगे। और हमारे बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सब विषयों को हमारा जो जनमानस है, चाहे वो छात्र हैं, बच्चे हैं, परिवार के लोग हों, हमारे और जो साथी हैं, महिला समूह है, इन सबको इसके बारे में समय समय पर जानकारी दी जाए बड़े सरल तरीके से। और हम इस विषय पर भी काम कर रहे हैं कि कैसे खेल खेल में हम इन सब विषयों पर चर्चा करें, क्योंकि एक तो होता है कि हम एक लेक्चर दें, लेकिन दूसरा विषय होता है कि हम इसको खेल खेल में सीखने का प्रयास करें। लोग जो बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदु के आधार पर जो टॉपिक दिया गया है, जो बातें रखी गई हैं उस खेल में, उस बातों पर चर्चा करें। जब वो चर्चा करेंगे पक्ष और विपक्ष में, तो उनकी एक साझा समझ बनेगी। और इसको एक मॉडरेट अगर हम करते हैं, कोई मॉडरेट कर लेता है, तो हमारे जो बच्चे हैं उनके शुरुआत से ही एक नींव पड़ती है, और जो बड़े भी हो गए हैं उनको भी एक समझ उनकी विकसित होती है। तो ऐसे हमारे बड़े सरल से खेल, जिसको सांप सीढ़ी का खेल भी कहते हैं, बस उसका तरीका हमने थोड़ा सा बदल दिया है। और हमारे कई सारे किसान, हमारे हरिद्वार जिले के अभी तक के 800 किसानों के साथ हमने वार्तालाप की है, बातचीत की है। और इसमें इस खेल के माध्यम से बहुत कम समय में और बिना किसी लेक्चर दिए, बिना किसी और तरह से समय गंवाए हुए, हमारी एक साझा समझ बनाने का प्रयास किया है। इसी प्रकार से नमामि गंगे के लिए, स्वच्छ गंगा के लिए भी एक खेल विकसित किए हैं। समय मिलेगा, अनुभव होगा तो किसी दिन हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम, हमारे जो अनुभव हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जब गांव में जा रहे हैं तो उनके कैसे अनुभव आ रहे हैं, इसको खेल के करते हुए हमारे जो कृषक साथी हैं उनके क्या अनुभव आ रहे हैं। तो इस तरह से ये कार्य करते हुए, और दूसरा जो हमारा कल्चर है, जो हमारा आपने बताया, कल्चर जो है ये दोनों तरफ से करना बहुत जरूरी है। पुरुष और महिला, लड़के लड़की, दोनों का ये कल्चर है। और हमारे समाज में क्या हो रहा है कि बड़ा कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन ये हो रहा है कि विज्ञापन के माध्यम से, टीवी सीरियल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से, सब लोग अपना अपना उत्पाद को या तो बेच रहे हैं या अपने द्वारा किए गए ऐसे कार्यों के बारे में बखान कर रहे हैं। जो चीज हमारे युवा को पसंद आ जा रही है उसी को वो अपना रहे हैं, और वही उनका कल्चर बन जा रहा है। वो चाहे कपड़े पहनने पर हो, कोई चीज खाने पर हो, कोई चीज का उपयोग करने के ऊपर हो, गलत आदतों के ऊपर हो, वह कल्चर का हिस्सा बन रहा है। और इसको प्रमोट करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो आजकल इतना ज्यादा उसका खतरा बढ़ गया है बच्चों के बीच में, तो यह चीजों को, ये सब कल्चर का हिस्सा बन जा रही है, जो कि अनवांटेड है, अनडिजायरेबल कल्चर। तो ऐसा करते हुए हमें जो ये कंपटीशन मिल रहा है, कंपटीशन मतलब जो ये अलग अलग चीजों का, अलग अलग चीजें जो आ रही हैं, अलग अलग तरह से ये हमारे पर प्रभाव कर रही हैं, इसमें कुठारघात भी कर रही हैं, जो चीजें नकारात्मक है। तो हमें अपने इस चीज को करने के लिए हम अपना अटेंशन, हमारे बच्चों का, हमारी इस पीढ़ी का कैसे डाइवर्ट करें, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे स्कूल के अलावा जो है, उसमें किस तरह का माहौल का निर्माण किया जाए जिससे कि उनका अटेंशन डाइवर्ट रहे, और कम से कम डाइवर्ट नहीं रहे, मतलब कम से कम एक वैकल्पिक हमारी सनातन पद्धति, परंपरा, उस विषय पर भी
चर्चा परिचर्चा करके वो अपने आप को एंगेज करे रखें। तो इस विषय पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो ऑनस्लॉट हो रहा है थ्रू सोशल मीडिया, मीडिया, टीवी, अन्य जगह से जो ऑनस्लॉट हो रहा है, ये रुकने वाला नहीं, ये तो चलते ही रहेगा। और क्योंकि लोग अपने प्रोडक्ट को भी बेचते हैं, वो अपनी और भी चीजें को दिखाते हैं, कई बार बढ़ाने चढ़ा करके दिखाने के लिए भी ये सब चीजें होती हैं। और सबसे पहले मुझे लगता है कि बेटियों को बढ़ाने के साथ साथ हमें तो जो हमारे लड़के हैं, पुरुष हैं, उनको अच्छी तरह से संभालने की जरूरत है, उनको काउंसलिंग करने की जरूरत है, उनके साथ बातचीत करने की जरूरत है। क्योंकि हम केवल बेटी के ऊपर बोझ क्यों डालें, हम लड़कियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर ही बोझ क्यों करें। हमें तो पहले पुरुष वर्ग को भी समझाना है, क्योंकि जो कार्य हो रहे हैं वो तो उनके माध्यम से ही हो रहे हैं, उनके गलत कल्चर की वजह से हो रहे हैं। तो उनका अटेंशन डाइवर्ट करते हुए उसको कुछ ऐसे हमें करने की जरूरत है, जिसका भी मेरे पास भी पूरा मतलब सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसके ऊपर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से इसके ऊपर हम काम आगे कर सकते हैं। कम से कम एक ऑल्टरनेटिव जरूर देने की जरूरत है, एक ऑल्टरनेटिव तरीके से इसको समझने की, विचार करने की, एंगेज करने की और उसके ऊपर कार्य करने की जरूरत है। जी, आप बोलना चाह रही हैं कुछ, आप बताइए सरोज जी। हाँ, आप बिल्कुल सही कहा है कि हमें बेटियों के साथ कोशिश करना है। मैं देखती हूँ जब कभी पुराने उसमें जाती हूँ, तो जैसे हमारी दादी वगैरह थी, अगर कभी बहन पे अगर भाई का पैर तो रोती, नहीं मैं किसी लड़की पे हाथ नहीं लगाना है, किसी बहन पे पैर नहीं लगाना है, तो वो हमारी करती थी। उसको हम बच्चों को समझाना है, बेटों को भी समझाना है। बेटे भी रात तक बाहर रहते हैं, माँ या घर वाले कोई कुछ नहीं कहते, अरे बेटा है कोई बात नहीं, नहीं अगर नहीं रहेगा ज्यादा देर तक तो हम मैं बिल्कुल सही है जो आपने कहा, मैं उस बात से कुछ सहमत हूँ कि बेटों को भी सुधारने की और शिक्षा देने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जी जी, धन्यवाद इसकी आपको इसके इस बात के लिए। और इसके लिए एक मेरे ख्याल से, क्योंकि आप महिलाओं के साथ जुड़ी हैं और महिला बाल विकास अन्य विभागों के साथ भी आप जुड़ी होंगी, महिलाओं के साथ काम करती हैं, जी जी तो जी इस तरह से हमें जो अपना विभाग है उसके साथ जब भी ऐसा आपको अवसर मिले तो जरूर उनके साथ विचार विमर्श करिए कि वो जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स केवल महिलाओं के लिए ही नहीं है, वो पुरुषों के जी लिए ज्यादा जी जरूरी है आज के परिप्रेक्ष्य में। बिल्कुल तो बिल्कुल ये है, ये दूसरा जो आपका ये जो क्योंकि आप चार धाम समिति के साथ भी जुड़ी हुई हैं, ये प्रसाद के बारे में आपका क्या अनुभव रहा है, जो ये महिलाएं प्रसाद बना रही थी बद्रीनाथ में विशेष रूप से, जी मैंने जी जी उसके बारे में था, तो आपका, मैं आप इस पर वैसे अपने विचार। बद्रीनाथ से हूँ। मैं बद्रीनाथ डिमरी होते हैं बद्रीनाथ मंदिर के अंदर, मैं उसी राय से हूँ, उसी जाति से हूँ। मैंने अनुभव किया है वहां पर कि जो महिलाएं जो ये अच्छा बना रही हैं, ये समितियां बना रही, बहुत अच्छा बना रही है, महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और वो प्रसाद जो होता है वो शुद्ध होता है और जो स्थानीय उत्पादन है उसी प्रसाद बनता है। वो मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो हमारी सरकारों ने ये चलाया है कि महिला समिति को ये दे दिए हैं, बहुत अच्छा है। मैं स्वावलंबी और मैं वहाँ कहती थी एक एक पैसे तरफ से थे, लेकिन आज हमारी समितियों में इतने सारे पैसे हो गए हैं। अभी मैं देख कुछ दिन पहले मैंने देखा कि 440 लाख का हमारी महिला ने जो है का जो प्रसाद वहाँ पर बनाया है, तो महिलाओं को लाभ, समितियों को लाभ, और अगर लाभ होता है तो परिवार जो है वो समृद्ध होता है। अच्छा, दूसरा जो मैं बता रही थी कि हम लोग मंदिरों में क्या होता है, प्रसाद जो होता है वो पूरा बिखरा रहता है और वो बिखरा रहता है, लोगों के पैरों में गिरता है। तो हमें कभी कभी हम लोग जो भी हमारे दिमाग में स्वच्छता का रहता है, जो हम लोग अभियान चलाते हैं, तो हम लोग उसको इकट्ठा करने में लग जाते हैं। अभी कुछ समय पहले बद्रीनाथ गई, जब मैंने देखा तो सारा पैरों में आ रहा है, तो करने जब मैं लगी वहाँ, तो हमारे लोग जितने वहाँ सब उसको इकट्ठा करने लगे। कि जो हमारे लोग वहाँ पर थे उन्होंने मुझे वो वीडियो दिखाया कि देखो आपने ये शुरू करा था, तो यहाँ पर हम लोग भी कर रहे हैं और सरदार भी हमारे साथ साथ करते हैं और वो ये भी कोशिश करते हैं कि हमारा प्रसाद
तो मुझे अच्छा लगा कि समाज में कम से कम जो कुछ कर रहे हैं तो जागृति तो आ रही है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद। इस चीज के बारे में मैं अनुभव सुनना चाह रहा था कि ये कैसे अनुभव है, क्योंकि इस तरह का जो मॉडल है जो यहाँ उत्तराखंड में बद्रीनाथ में हुआ है, मेरे ख्याल से और जगह पर भी हुआ है, लेकिन जी इसको जितने भी हमारे धार्मिक स्थान हैं, जितने भी जी हमारे मंदिर हैं जहाँ लोग आते हैं, हजारों लाखों की संख्या में आते हैं, वहां पर चढ़ावा भी चढ़ता है। चढ़ावे में वो स्थानीय उत्पाद को लें, वहाँ की महिलाओं या हमारे जो उद्यमी हैं वो स्थानीय उत्पाद, जैविक उत्पाद का वो पैकिंग करते हुए उसको वहां पर उपलब्ध कराएं, और वो उपलब्धता में इस तरह से हो कि वहाँ की जो मार्केट है, वहाँ के जो दुकानदार है उनको भी फायदा हो, और लोग भी खुशी खुशी जा करके इस चीज को करें। तो ये पूरे देश में मुझे लगता है जितने भी जगह पर ऐसी है वहां पर इसका करना चाहिए। और जो हमारी बाकी जो उत्पाद हैं जो सस्ते होते हैं वो सस्ते के चक्कर में ज्यादा बिकते हैं। तो हाँ हमारे जो उत्पाद हैं हालांकि महंगे होंगे, लेकिन जी अगर ये लेकिन वो शुद्ध होंगे, इस चीज के बारे में मुझे लगता है कि जितनी भी हमारी मंदिर समिति है उनको ये प्रस्ताव पारित करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि इससे हमारे जितने भी लोग हैं, एक तो स्वरोजगार से जुड़ेंगे, दूसरा लोगों को एक स्वच्छ रूप से प्रसाद को एक शुद्ध और जैविक रूप से, और किससे उसका न केवल भगवान को चढ़ाना है बल्कि उससे किसी एक व्यवसायी को और एक महिलाओं को, वहां के आसपास के रहने वाली महिलाओं को मंदिर समिति ने उनके साथ बैठक करके वहां पर बातचीत करके इस चीज को बढ़ाने की जरूरत मुझे लगता है कि अगर करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे, तो ये विन विन सिचुएशन हमारी हो सकती है। और इस तरह से ये जो प्रसाद के ऊपर जो हमारा कई बार देखते हैं बिखरा हुआ, जैसे आप बताते हैं, तो इस चीज को भी कम कम किया जा सकता है। तो ये यह कुछ सुझाव है। और ये कार्यक्रम मेरे साथ ये जो प्रसाद वाला कार्यक्रम है, ये इंदिरा महिला समेकित योजना जो बाल विकास विभाग की थी, मैं उसके जी साथ जुड़ा हुआ था, तो उसके माध्यम से ये इन्होंने पहली बार पायलट किया। मैं कई कुछ साल हो गए, मेरे ख्याल से निशंक जी के समय पर ही ये योजना लागू हुई थी। मैं उस समय महिला बाल विकास के साथ जुड़ा हुआ था, उनके साथ एडवाइजर के रूप में था। तो इसकी जब शुरुआत हुई थी तो मेरा थोड़ा सा योगदान रहा इस कार्य को आगे करने पर, बढ़ाने में। और तो बहुत खुशी है कि कई वर्षों के बाद यह जो कार्य है ये आगे बढ़े और ये फैले, दूसरी जगह पर फैले, क्योंकि इसके फायदे निश्चित रूप से हमें देखने को मिलते हैं। तो आज की बहुत सुंदर, इन चीजों से युवाओं को भी रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है कि ये पलायन और ये सब जो जो चीजें हैं। अभी देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने माणा गांव में जाकर के उन्होंने कितनी अच्छी है वहां से उद्घोषणा की है, कितना आह्वान किया है उन्होंने पूरे देश के वासियों के लिए कि अब जो भी कोई भी ऐसे धार्मिक जगह पर तीर्थ स्थल पर जाए, तो अपनी जितना भी आपका जो खर्चा होता है उसका 5% वह स्थानीय उत्पाद की बिक्री में, ऐसे मतलब जो खाने स्थानीय उत्पाद है उनको खरीदें। तो उससे बिल्कुल जो उनका आह्वान है ये हमारे इस आज के परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल ही सार्थक है, और उसको करते हुए उसका अगर हम अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से वहां पर हमें सभी को ये फायदा होगा। और इकोनॉमी जो इसमें बढ़ेगी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, स्थानीय अर्थव्यवस्था का जो विकास होगा, और इसमें केवल फिर प्रसाद ही नहीं आता है, आपके जो स्थानीय उत्पाद हैं, आपके जो वहाँ की विशेषता है, चाहे आपका मडुआ है, आपका मदिरा है, आपके अन्य उत्पाद हैं, दालें हैं, हमारे उत्तराखंड की इतनी सुंदर दालें हैं, ये सब चीजों को भी बढ़ती है। और इस प्रकार से ये सब चीजें हमारे पूरे देश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके साथ जोड़ा जा सकता है। जी 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 जी। बहुत बहुत अच्छा आपने मुझे समझाया भी है। और मेरे विचार भी ऐसे ही हैं कि कुछ ना कुछ हम लोगों को करना चाहिए। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, शायद आपको जानकारी भी होगी, ये हमारी पर्वत थपलियाल जी भी है, ये भी महिला समूह चलाती हैं और बहुत अच्छे इनके अचार पापड़ वगैरह भी बहुत अच्छे बनाती हैं ये। और बड़ी खुशी होती है कि महिलाएं कुछ समाज में काम कर रही हैं। जी जी, बहुत सुंदर है ये स्वयं सहायता समूह जो हम बन रहे हैं हमारे पूरे देश में। उनके साथ हम मिनिस्ट्री के साथ अभी एमओयू उनके साथ भी साइन किया है, ग्राम विकास मंत्रालय के साथ। तो जी उनके जी साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे चीजों को आगे लेकर के जा रहे हैं। और अभी बातचीत भी हुई थी हमारे एक मध्य प्रदेश में रात को इन्होंने एक बैठक बुलाई थी जी ऑनलाइन, तो उसमें भी हमने
यह सुझाव दिया है कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, जितनी भी पूरे देश में करीब 8.5 करोड़ हैं, अगर वो एक ही काम से शुरुआत करें, जो आप काम कर रही हैं वो तो करें ही, लेकिन सवेरे सवेरे वो उठ करके योग करना शुरू करें, तो उनकी बहुत सारी चीजें की समस्याओं का निदान हो सकता है बिल्कुल अपने बिल्कुल प्राइमरी लेवल पर ही। तो बिल्कुल। हमारे जितने भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनको प्रेरित करें कि वो योग करें। योग को इसको निष्काम भाव से करते हुए 1 घंटे का समय उसमें लगाएं, तो निश्चित रूप से उनकी स्वास्थ्य पर, प्राइमरी लेवल पर उनकी जो समस्याएं होती हैं स्वास्थ्य संबंधी, उसका निदान होगा, और उसके आधार पर जो ज्यादा ऑक्सीजनेशन होगा उनकी बॉडी का, उससे जी और भी चीजें क्लियर होंगी, उनके विचार भी, और उनके काम करने की क्षमता, और उनका जो आत्मसंयम और ये बल है, वो भी आगे बढ़ेगा। तो ऐसा लगता है कि हमें ये शुरुआत इस तरह से करनी चाहिए, और बाकी इसमें फिर धीरे धीरे स्वयं सहायता समूह को उद्यमिता के साथ, क्वालिटी के साथ, और अपने चीजों को व्यवसायिक रूप से करने के लिए और भी जो काम है समाज में, चाहे वो स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे वो अन्य चीजों से जो समकालिक वहाँ की समस्याएं हैं, उसका विचार विमर्श करते हुए उनको आगे कार्य करने की जरूरत है। आपको आगे करने के लिए हम प्रेरित करें, और उनको फैसिलिटेट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करें। मैं आज बहुत समय ले लिया है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी योग शिक्षिका भी बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने आज कार्य किया है, जी मतलब जी उन्होंने आज अपनी क्लास ली है, बहुत सुंदर। ये कक्षा हमारी योगाहार, पतंजलि योगाहार कक्षा निरंतर चलती जा रही है, समय बीतता जा रहा है, अनुभव आते जा रहे हैं, आपस में लर्निंग होते जा रही है, जी भावनाएं मिल रही हैं, बिल्कुल विचारों का आदान प्रदान हो रहा है, दान हो और रहा है। जिंदगी में एक मिठास हो रही है, मिठास आ रही है। कोरोना इसी के ने साथ बहुत अपनी वाणी को जवाब देता हूँ। सिखा भी दिया हम लोगों को कि सबसे पहले अपना स्वास्थ्य, बाकी सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। कोरोना ने ये भी सिखा दिया हमको। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार जी, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। आगे संचालन करिएगा इसका। नमस्कार। जी 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 कभी आप नमस्कार। योगपीठ की तरफ आएंगे तो जरूर मिलिएगा, मैं यहीं पर ही रहता हूँ, पतंजलि योगपीठ में। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, जरूर जरूर। मेरा मेरा बेटा भी हरिद्वार में ही रहता है और आपके पतंजलि से ही जुड़ा हुआ है। बहुत सुंदर है, इसमें उनसे कहिएगा आकर के मिले तो हम बातचीत करेंगे और बातचीत होगी। जी, शुभ नाम भाई साहब? पवन कुमार। पवन कुमार जी, ठीक है। गौरव मैं डिग्री है कृषि मेरे का जो बेटे कार्य है, जी। मैं कृषि कार्य को देखता हूँ यहाँ पर, बस उसमें कार्य करता हूँ जी। बहुत बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। जी जी, धन्यवाद भाई नमस्कार। साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी और आदरणीय हमारी बहन सरोज जी, दोनों का संवाद जो हुआ है, क्योंकि आदरणीय जो पवन सर जी शुरू से निर्मल जैविक अभियान, जो स्वच्छता का कार्यक्रम है, निर्मल ग्राम अभियान योजना पहले जो चली थी, निर्मल ग्राम अभियान योजना, उसमें आपने बहुत काम किया है। इसी प्रकार विभिन्न संस्थानों के रूप में आपने देश में विभिन्न राज्यों में काम किया है, और स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ आपने काम किया है। और जैसा आपने आज बताया कि हमारा प्रसाद जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है महिलाओं के माध्यम से, हमारी बहनों के माध्यम से, और वो जैविक प्रसाद हो। भगवान को अगर हम मानते हैं तो उनको केमिकल हम क्यों खिलाएं, उनको जहर क्यों खिलाएं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात। और जैसा कि पवन सर जी ने बताया कि मध्य प्रदेश में 8.5 करोड़ महिलाएं जो आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं, उनके समूह हैं, उनके डायरेक्टर मनीष पवार जी से आदरणीय पवन जी की बात हुई, लगभग 1 घंटे संवाद हुआ, और उन्होंने यह तय कर दिया है कि हम जब हमारी बहनें स्वस्थ रहेंगी तो हमारे परिवार को स्वस्थ कर पाएंगी, अच्छा भोजन दे पाएंगी, अच्छा सहयोग कर पाएंगी। और अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्वास्थ्य पहले बहुत जरूरी है, पहला सुख निरोगी काया। तो हम जब निरोगी काया हमारी कब होगी, जब हम योग करेंगे और फिर हम आहार सात्विक लेंगे। और मैं आदरणीय पवन जी के बारे में आपने बताया, बहन जी बता देना चाहता हूँ कि पतंजलि फेज 2 के बगल में पुलिस चौकी है, और पुलिस चौकी के बगल ही में कृषि अनुसंधान परिसर है, जहां आदरणीय पवन सर जी चीफ जनरल मैनेजर हैं। आपके नेतृत्व में पूरा कृषि परिसर संचालित है, जहां पूरे हरिद्वार उत्तराखंड के हरिद्वार के जिले का पूरा अभी सॉइल टेस्टिंग का भी काम चल रहा है। वहाँ अन्य गतिविधियां हुई, नमामि गंगे के रूप में जो अभी नई काम शुरू हो गया है।
विदेश में भी जैविक खेती का, प्राकृतिक खेती का सरकार के साथ काम करने का शुरुआत हो रही है। तो पतंजलि आपके नेतृत्व में लगातार प्रगति पर है और सरकार की नजर पतंजलि के ऊपर लगी है कि किसानों के क्षेत्र में जो काम किया जा रहा है वो बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। इसलिए हम सब जो सदन में जुड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन करते हैं। मैं आया कृष्ण कुमार जी जुड़े हुए हैं झारखंड से। कल परम पूज्य स्वामी जी का झारखंड प्रवास हुआ, उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आदरणीय कृष्ण कुमार जी हम सबको अनुभव शेयर करें। परम पूज्य स्वामी जी का झारखंड रांची जाना हुआ, क्या क्या कार्यक्रम हुआ और आपने वहां क्या देखा, क्या जाना, हम सबको भी अवगत कराने का कष्ट करें। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, झारखंड जिला प्रभारी, तो आप सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय हमारे करम भाई जी तो लेफ्ट हो गए हैं, वो भी जुड़े थे राज्य प्रभारी जी। चलिए कृष्ण कुमार जी तक शायद आवाज नहीं जी जी हाँ, जी हाँ। कल आपने लाइव भी दिखाया था, कल प्रभु पूज्य स्वामी जी का कार्यक्रम लाइव भी दिखाया था अपने देने के वहां कार्यक्रम में, हम लोगों ने लाइव भी देखा जी। जी हाँ, जी हाँ, लाइव आए थे हमारे यहाँ झारखंड में। ये जो आचार्य कुलम है उसमें से बहुत सारी जो जानकारियां दी। आने वाले भविष्य में हमारा झारखंड में जो विश्व स्तरीय वेलनेस सेंटर बनाने की योजना है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं, उनसे भी वो लोग मिले और हमारे राज्य अतिथि को स्वीकार कर ये इन्होंने वेलनेस सेंटर खोलने की योजना बनाई है, जिसमें कि बहुत सारे लोग इसमें रोजगार भी प्राप्त करेंगे। और हमारे झारखंड से जो ग्राम में लोग दैनिक बहुत सारे लोग हजारों की संख्या में वहाँ जा रहे हैं, तो उनका सोच है कि अगल बगल के जो स्टेट हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तो तमाम लोग हमारे झारखंड में ही आए और यही जानकारी दी। और बहुत सारे जो यहाँ के जो स्टूडेंट थे, हमारा जो आचार्य कुलम चल रहा है 1 क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक, तो सबों को एक प्रेरणा मिली, अभिभावकों को भी प्रेरणा मिली कि ऐसे विद्यालय में लोगों को जो संस्कार युक्त शिक्षा दी जा रही है भारतीय संस्कार युक्त आधार पर। और बीएसबी के जो हमारे चेयरमैन साहब थे, वो चेयरमैन का भी उद्बोधन हुआ। उन्होंने बहुत सारी जानकारियां दी कि ये जो बीएसबी बोर्ड जो है हमारा, इससे विद्यालय में पढ़ने के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप किसी भी संस्था में, माने किसी भी शैक्षणिक संस्था में ये नामांकन कर सकते हैं। आगे की जो पढ़ाई है, पढ़ाई कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा जानकारी ये हमारे यहाँ 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक वो रहे। फिर इंडिया टीवी को भी किए, तो मैं इस अवसर को गलती किया या सही किया मैं तो समझ नहीं पाया। अचानक आवेश में, भावावेश में आकर के मैं जो है इंडिया टीवी को हमने दिखाने का प्रयास किया। तो हमको तो वहाँ के जो वॉलंटियर थे, कुछ नए नए लोग बच्चे होते हैं, तो उनको तो आभास लगा कि ये कौन सा व्यक्ति है कि अब हमारा ऑनलाइन जो इंडिया टीवी में अभी प्रसारण हो रहा है उस बीच में ये कौन से कर रहे हैं, इसलिए हमको डिस्टर्ब किए। इसलिए मैं अभी आप लोगों से भी मैं राय लेना चाहता हूँ। जो कल का कार्यक्रम में थोड़ा बहुत मैंने प्रसारण स्वामी जी का दिखाने का प्रयास किया, शायद इन लोग की नज़र में तो अच्छा नहीं हुआ। हो सकता है आप लोग अच्छा ही कहेंगे। तो काहे कि ये तो हम बताए उन लोग को, ये इसमें 17 स्टेट के लोग हैं, ये जो आहार कार्यक्रम मेरा दैनिक कार्यक्रम चलता है, तो उन लोगों ने स्वीकार किया, ठीक है आप इसको कीजिए। तो विशेष आज का जो शिक्षिका है, आज का इस जोगार कार्यक्रम में बहुत ही अच्छा रहा, अच्छे भाव से
जो नया नया चीज है, कुछ नए ढंग से जो है कुछ आज बताई इन्होंने। और मुख्य अतिथि का भी जो विदेश यात्रा है उसके बारे में भी बहुत अच्छा रहा, और संस्था से भी ये बहुत ही अच्छे ढंग से संस्था का संचालन कर रही है मानव हित में। तो इस तरह से मैं बहुत समय ले लिया, उद्बोधन का समय तो बहुत हो गया। धन्यवाद। आप इसके बारे में विशेष व्याख्या कीजिएगा मुनीलाल जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आपने अपना प्रयास किया था दिखाने का और दिखाया आपने, और बहुत अच्छा। और चूंकि इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर जब लाइव प्रसारण होता है तो उसमें बीच में किसी को नहीं आने दिया जाता है, दूर से ही रखा जाता है। कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ हूँ इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर। चलिए, आपने दिखाया और परम स्वामी जी का कार्यक्रम बताया, उसके बारे में आपने जानकारी दी। मैं आदरणीय शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी बात सदन में प्रस्तुत करें। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज जो बहन जी ने योग कराया बहुत अच्छा था और उससे काफी शिक्षा मिली। और मैं सदन में जो थोड़े से लेट जुड़े उनका भी बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आज मुझे कल मैंने बोला कि अपने पतंजलि का नाम इसमें जोड़ना चाहिए, और आज मुन्नीलाल सर के पीछे मुझे बोर्ड दिख रहा है और मैं पवन सर के मुख से भी आज ये पहली बार शब्द सुना। तो इसके लिए मैं बहुत कोटि कोटि उन्हें धन्यवाद प्रणाम करता हूँ। और कल जो कृष्ण भैया ने कल हमें जो स्वामी जी के शब्द जो अपने उस पर लाइव दिखाए, वो शब्द भी एक अमृत के समान है, और वो अगर कानों में आ जाए तो बहुत सारी थकावट ये वो सब कुछ दूर हो जाती है। तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मुनीलाल सर जी ने जो बोर्ड हमें दिखाया, तो हमें लगता है कि हमारी छोटी सी बात की कितनी अहमियत दी जाती है। अगर वो सही है तो उसके शब्द पवन सर ने तुरंत ही मुझे बोला कि ये होना चाहिए, और मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। सदन का भी आभारी हूँ कि ये इतनी अच्छा उसको रूप से मुन्नीलाल सर जी ने प्रस्तुत किया। जी ओम। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आदरणीय शरद जी। आपका स्वभाव, आपके विचार और पतंजलि के प्रति समर्पण का भाव हमने आपको करीब से जाना है। क्योंकि घमंड की बात नहीं है, ये मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ कि मैं जो हमने आपके बारे में देखा, और हमने ही नहीं पूरे देश के हमारे जो पतंजलि योगाहार परिवार में आपको देखा, वो सब लोग उद्यत मन से प्रसन्नता के साथ और बड़े प्रफुल्लता के साथ आपके साथ संवाद करते हैं कि जो है हमने शरद जी के बारे में क्या पाया। आपके विचार सब जन कल्याण के लिए आप समर्पित है, पूरा परिवार आपका समर्पित है, किसानों के लिए आप समर्पित हैं, इस देश के लिए समर्पित है। आपके ऐसे भाव को प्रणाम करता हूँ। आपके जो सुझाव होते हैं वो जन कल्याण के लिए होते हैं, इसलिए आपके जो सुझाव का परम आदरणीय हमारे पवन जी ने बिना कुछ देर किए तुरंत आपके प्रस्ताव को समर्थन दिया, पास किया, और सदन ने तालियां बजा करके इसका समर्थन किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं शुरुआत कर दूं, तो मैंने उसका बैनर बनवा के कल ही और आज जो है लगा दिया। आपने कहा है कि थकावट नहीं आती है, थकावट परम पूज्य स्वामी जी के वचन सुन करके आपने जो कहा है वो यथार्थ है कि आदरणीय शरद जी, मैं अपनी बात बताना चाहता हूं कि आप लोग, और मेरे बारे में भी कहते हैं लोग कि अब आराम कर लो, अभी आप 1000 किलोमीटर से चल के आए। मैं 1000 किलोमीटर क्या 1500 किलोमीटर या कितने भी चल के आऊं, कभी भी आराम नहीं करता हूं। दिन में कभी सोता ही नहीं हूं और मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं थका हूं। वो सिर्फ है परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद। स्वामी जी, मैं सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक आस्था टीवी चैनल पर उनको सुनता हूँ, तो 5:30 बजे अपने पतंजलि योगाहार कार्यक्रम में जुड़ जाता हूँ। अभी तुरंत जैसे ही पतंजलि योगाहार कार्यक्रम का अभी समापन होगा, तुरंत इंडिया न्यूज टीवी चैनल पर परम पूज्य स्वामी जी को सुनेंगे। उनको सुनते हैं, उनको सुनना एक बात उनकी मंत्र है, क्योंकि एक गरीब किसान परिवार में परम पूज्य स्वामी जी ने जन्म लिया। अभी इसी, ये कोई पुरानी कथाएं नहीं है, कोई पुराने शास्त्रों का लिखा हुआ या वेदों का लिखा हुआ या कोई कहानियां संग्रहित नहीं है। अभी अपन देख रहे हैं परम पूज्य स्वामी जी के परम पूज्य माता जी हैं, पिताजी हैं, सारा परिवार है, गांव है, वहां से वो निकल करके जब आए एक गरीब किसान के परिवार से, उनकी सिर्फ सोच बदली। उन्होंने देखा स्वामी परम पूज्य स्वामी
सरस्वती जी को, उन्होंने देखा चंद्रशेखर आजाद जी को, उन्होंने देखा स्वामी विवेकानंद जी को, उन्होंने वीर महान पुरुषों को देखा। उन्होंने कहा इनके तो आंखें, एक नाक है, दो हाथ हैं, कान है, और ये जब इतना देश के लिए कर सकते हो तो नहीं कर सकता। बस इतनी सोच करके वो आगे निकल गए, गुरुकुल में शिक्षा लेकर के आज देश में ही नहीं पूरे विश्व में अपना भारतीय संस्कृति और शिक्षा का पताका फहरा रहे हैं। योग को गुफाओं से लेकर के, ऋषि मुनियों से लेकर के आज जन जन तक पहुंचा दिया। हर काम इंसान कर सकता है, परंतु स्वामी जी कहते हैं कि आप सिर्फ योग करते जाइए और अपने विचार बनाते जाइए, आप हमेशा सफल होंगे। तो इसलिए जो थकावट के हम जब लोग मन में सोचते कि अब हमने 100 किलोमीटर यात्रा कर लिया, आराम कर रहे हैं, आप मन में उत्सुकता लाइए, आप जन कल्याण के भाव में रखिए। आप सुबह से 2-3, अभी जब हम योग क्लास समापन होने के बाद फिर हम जब आहार की चर्चा करते हैं, जब खेती की चर्चा कर रहे हैं, उस समय भी अपना आप हम लोग सब प्राणायाम करते रहे। आधा घंटे प्राणायाम, अनुलोम विलोम और आधा घंटा कपालभाति जिस व्यक्ति ने कर ली, उस व्यक्ति का कोई भी रोग कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और हम लगातार आदरणीय पवन जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते चलेंगे। इस देश को जितना दे सकते हैं, इस देश को हमें जगाना है, इस देश को दिशा देना है। जैविक खेती की चर्चा और योग की चर्चा अब इस आपने योगाहार कार्यक्रम से बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं चाहूंगा कि सब लोग इस कार्यक्रम में और सहभागी बनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को जोड़ें और इस कार्यक्रम को बहुत, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम तो बन रहा है, लेकिन इसमें हम संख्या बढ़ाएं और इस कार्यक्रम को बढ़ाएं। मेरा एक और सुझाव है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा एक कोई यात्रा का आयोजन किया जाए। जैविक निर्मल ग्राम अभियान यात्रा का जो पवन जी का उद्देश्य है, उनका इच्छा है कि हम गांव-गांव में एक निर्मल जैविक अभियान यात्रा अगर निकालेंगे तो उससे विभिन्न क्षेत्रों में जन जागृति आएगी। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी अपना उद्बोधन देना चाहते हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और मार्गदर्शन देने का प्रयास करें। जी आदरणीय, धन्यवाद। जब आप यात्रा कहते हैं तो ऊर्जा और बढ़ जाती है। और आज हमारी जो योग शिक्षिका थी, उन्होंने सुंदर योग कराया, और साथ में हमारे आज की हमारी जो मुख्य अतिथि थी, उनको सुन करके, उनको देख करके और उनके कार्यों को अनुसरण करने का मन है। और मन है कि जो एक स्वच्छता अभियान, गंगा स्वच्छता अभियान में बहुत वर्षों से लगी हैं, तो क्यों ना इनके साथ ही हम चल के बद्रीनाथ तक की यात्रा करें आने वाले 3-4 महीने बाद। और यात्रा ही नहीं, बल्कि हम मां नर्मदा के उन वचनों को दोहराएं पूरी मंदाकिनी घाटी में, पूरी अलकनंदा घाटी में, और बद्रीनाथ तक पहुंचते हुए कुछ गांवों को टच करें। हम जाहिर है कि 5-6 महीने का टाइम हमें तैयारी के लिए, और बीच में कहाँ कहाँ जाना है उसके लिए और समुचित तैयारी के साथ हम जाएं, जल्दी न करें। लेकिन देश भर से सभी लोगों को हम आमंत्रित करते हैं एक भाव के रूप में कि आने वाले समय में हम ये कर सकेंगे। और दीदी जी से निवेदन है, क्योंकि आपका बद्री केदार समिति से और बहुत सारी समितियों से वास्ता है, बहुत सारी गांवों को आप टच करती हैं, बहुत सारे लोगों को आप मार्गदर्शन देती हैं। और तो और हमारे ऋषिकेश क्षेत्र से लेकर के आगे कई स्वयं सेवी संस्थान, जैसे आदरणीय थपलियाल जी हैं, वो कई ग्रुप्स उन्होंने बनाए हैं। उन सबको साथ लेकर के हम जहां जहां पे आए, उन ग्रुप के साथ आगे मिलके जाएं, और ये जो निर्मल अभियान है गांवों का और योग का, उसको लेकर के हम आगे बढ़ें। साथ में आदरणीय पवन सर जी ने एक बात जो प्रसाद की कही है, तो इस प्रसाद को हम बनते हुए भी देखें और उसकी सुगंधी भी लें और उस प्रसाद को ग्रहण भी कर सकें। और एक बात और जोड़नी है कि जो आज की हमारी मुख्य अतिथि जी हैं, उनके तो हाथ बहुत लंबे हैं। मतलब ये है कि आपकी जान पहचान बहुत ज्यादा है। तो ये हमारे आसपास के जो ग्रुप हैं, ऋषिकेश से लेकर के और बद्रीनाथ तक के बहुत सारे ग्रुप से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। तो हम ये प्रसाद का जो उत्पादन बद्रीनाथ हो गया और पंचबद्री हो गया, पंच केदार हो गया, और यहाँ तक कि ऋषिकेश और हरिद्वार तक के मंदिरों के लिए हमारी जो योगाहार से जुड़ी महिलाएं बहनें हैं, ये इसका उत्पादन, इनको भी इसमें अगर सहयोग मिलता है, सहयोग भी मिलता है और सहयोग भी मिलता है,
तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आने वाले हम 6 महीने का अगर ये करें, इस 6 महीने में ऐसी यात्रा करें कि हम लगभग कम से कम 100 गांवों को अपने साथ जोड़ें, ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक की। तो मैं हाँ, ये भाव संवेदना है, हो सकता है जल्दी में मैंने कह दिया हो, लेकिन हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी शर्मा जी, और आपके जज्बे को, आपके पुरुषार्थ को नमन। आपने जो है उत्तराखंड यात्रा के लिए जो सदन को आमंत्रित किया है, सदन सहर्ष इसको स्वीकार तो क्या, वो तो पावन नगरी है, पावन धाम है, और वहाँ की यात्राएं आपने कहा है कि हमारे आदरणीय बहन श्री सरोज जी के सहयोग से जो हम बहनों को जोड़ेंगे, जहाँ वहाँ जो धार्मिक क्षेत्र है सब जगह जो है जैविक प्रसाद का निर्माण हो, वितरण हो, ऐसी आपने सुझाव दिया है। आपकी यात्रा के बारे में आपने जो कहा है वो बहुत ही प्रस्ताव उचित है, सदन चाहेंगे तो ये यात्रा हो जाएगी। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना सुझाव मार्गदर्शन करने का प्रयास करें। धन्यवाद मुनिलाल जी, आज की कक्षा बहुत अच्छी रही। हमारी बहन जी जो योग शिक्षिका और जो मुख्य अतिथि, उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया, प्रेरणादायी है। और उसके बाद में हमारे पवन जी ने इस तरह से कुछ महत्व के मुद्दे बताए, मुख्यतः प्रसाद के रूप में, और जो स्थानीय चीजें खरीदी जाए उसके बारे में। ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं, इसी पर मैं स्पेशली ध्यान देना चाहता हूँ। ये पूरा जो जिसको बाबा जी जन आंदोलन बोलते हैं, यह सभी योगाहार के माध्यम से या पतंजलि की जितनी भी एक्टिविटी चल रही है, यह एक अहिंसक क्रांति ही है। हम उसी तरह से उसको देखते हैं कि जब स्वतंत्रता के समय में विदेश का कपड़ा आता था और गांधी जी प्रणीत जो चरखा चलाने वाले थे वो बोलते थे कि भाई हमारा प्रचार प्रसार हम ही कपड़ा बनाए, हम ही उसको खरीदे और हम ही उसको उपयोग करें, तो निश्चित रूप से विदेशी कपड़ा लेने की जरूरत ही नहीं होती। वो एक अहिंसक क्रांति थी। तो ये बाबा जी के माध्यम से अभी जो चल रहा है, और जो पवन जी ने जो एक दो चीजें जो बोली कि स्थानीय चीजों को अपनाएं, मोदी जी ने जो कहा है कि वो स्थानीय चीजें यदि अपनाई जाती है, उनका यदि प्रचार प्रसार होता है, तो निश्चित रूप से ये बाकी जो मल्टीनेशनल से आने वाली चीजें है, वो मल्टीनेशनल से आने वाली चीजों का जो दाता आ रहा है उस पर इमीडिएटली रोक लग जाएंगी। मतलब उसमें उसकी चलन जो है वो कम हो जाएंगी, और हमारा स्थानीय लोगों का जो क्रय शक्ति है वो बढ़ जाएगी। एक चीज। दूसरी चीज कि प्रसाद के माध्यम से मैं उसको एक इस तरह से देख रहा हूँ कि कुछ मंदिरों में भी या कुछ जहाँ पे संभव है ऐसे स्थानीय जगहों पर कि भाई हम जैविक ही प्रसाद देंगे और हम जैविक ही खाएंगे, इस तरह से उसके साथ में अगर कुछ ज्ञापन दिया जाता है या उसका कुछ पॉकेट में दिया जाता है कि हम बस जैविक ही प्रसाद खाएंगे और हम जैविक ही आज से ग्रहण करेंगे, हम रसायन से नहीं खाएंगे, इस तरह का उसके साथ में अगर थोड़ा सा एक छोटा सा संदेश उसमें लगाया जाता है, तो निश्चित रूप से हजारों लाखों लोगों तक जैविक खाना चाहिए और रसायनों को टालना चाहिए। यह एक छोटा सा स्लोगन भी कई लोगों तक जन जागृति कर देगा। एक दूसरा बिंदु। और तीसरा जो बिंदु कि 4-5 दिन के पहले मैंने बोला था कि 8.5 करोड़ महिलाओं के साथ काम करने का मौका हमको मिल रहा है। 8.5 करोड़ का मतलब होता है कि उनके घर वाले और कम से कम एक बच्चा भी हमने उनको पकड़ा तो भी 25,000 करोड़ लोगों तक हम जन जन तक जाने वाले हैं। तो 25,000 करोड़ लोगों के माध्यम से अगर बात की सिर्फ हम अब जैविक ही खाएंगे और जो रसायन है उनको हम त्यागेंगे, यह संदेश उन तक पहुंचाना है, और फिर उसी से नेचुरली उनका आत्मिक बल बन जाएगा। और जो ये रेशन की दुकान है, यहाँ तक कि वो महिलाएं जागरूक हो जाएंगे और बोलेंगे कि भाई रेशन से भी लेना है तो हम जैविक ही अनाज लेंगे, हम रसायन का नहीं लेंगे। ऐसा संदेश जहां अगर 2-4 जगह पे भी अगर महिलाओं के माध्यम से उजागर हो जाता है, तो चिंगारी अगर वैसी उस तरह की हो जाती है, तो ये तो डिजिटाइजेशन का जमाना है। एक जगह पे अगर इस तरह की मांग हम महिलाओं ने कर दी कि भाई हमको अब जो भी अनाज चाहिए रेशन के दुकानों से सिर्फ हम जैविक चाहिए, हमको रासायनिक नहीं चाहिए, तो निश्चित रूप से ऐसी 1-2 जगह पे भी अगर
डिमांड हो गई महिलाओं की, तो महिला शक्ति क्या नहीं कर सकती है। ये पूरा का पूरा जैविक का जाल बढ़ाने में निश्चित रूप से सहायक हो सकती है। शक्ति तो पूरी है, अब उसको सिर्फ चैनलाइजेशन करने का, मोबिलाइजेशन करने का, मोटिवेशन करने का काम है। तो ये और योगाहार के माध्यम से, और उसमें जो कई सारे अलग अलग पहलू है, और उसमें आने वाले अतिथि है, और पतंजलि का पूरा नेटवर्क है, ये नेटवर्क के माध्यम से ये काम निश्चित रूप से अगले 2-4-5 वर्षों के भीतर ही होगा। मुझे तो सपना दिख रहा है, ज्यादा दिन देखने की जरूरत नहीं है, कि अगले 5 वर्षों के भीतर हम इसको एक जैविक जन आंदोलन खड़ा करने में निश्चित रूप से हम सहायक होंगे, और यही सपना साकार करेंगे। इसी शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। आदरणीय पवन सर जी, हम तो सबको मार्गदर्शन देना चाहते हैं पुनः। जी जी, नमस्कार। मेरे विचार में ये जो हमारा जैविक प्रसाद का जो कार्यक्रम बद्रीनाथ मंदिर समिति और अन्य मंदिर समिति में जो चला है, मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में समझ बनाने की जरूरत है कि अभी तक के वर्तमान में इसमें क्या हुआ है, कैसे कैसे इसमें प्रोग्रेस हुई है, कितनी महिलाएं इसके साथ जुड़ी, कितनी महिलाओं को रोजगार मिला, उनकी आय में क्या फर्क पड़ा। तो इस तरह के जो सामान्य प्रश्न हैं जो आते हैं, और भी ज्यादा जरा सी इसको वैज्ञानिक रूप से दृष्टिकोण से समझते हुए कि उनके जिंदगी में, उनके उसमें क्या कठिनाई आई, ये जब कार्य किया तो क्या कठिनाई, सरकार ने उनको कैसे सहयोग किया। ऐसे हमारे इस मंच में बहुत सारे हमारे अच्छे जानकार लोग हैं। डॉक्टर दुबे से मेरा निवेदन है कि इसको एक इमोशनल अपील के साथ साथ यह जो कार्य है जैविक आहार का, इसको जरा साइंटिफिक तरीके से टैकल किया जाए। टैकल करने का पहला तरीका है कि पहले समझे कि पहले क्या हुआ है, उसको करने पर क्या परेशानी आई है, और उसके आधार पर हम आपकी बहुत सुंदर तरीके से रणनीति बन सकती है। केवल महिलाएं मांग करें इस पर नहीं होगा, इस पर आपको नीति पर जाना पड़ेगा, और नीति निर्माता जो है हमारे, और जो हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके पर बात कर सकते हैं, उनके साथ मिलकर के भी इसको और आगे विस्तारित करने की विधियों पर चर्चा करते हुए उनको प्रस्ताव अगर देते हैं। अगर हमारा ये पतंजलि योगाहार परिवार ऐसे कुछ प्रयास करता है, उसके बारे में लिखता है, उसको समझता है और बातचीत करता है, महिलाओं के साथ ऑनलाइन बातचीत भी कर सकते हैं जो कि इस कार्य को कर रही हैं, और साथ ही हमारी आज की मुख्य अतिथि मंदिर समिति के साथ जुड़ी हुई है, उनको भी साथ लेते हुए इस कार्य में सहभागी बनाते हुए एक बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट हमारा, संक्षेप में, लंबी चौड़ी किताब लिखने की जरूरत नहीं है, एक बड़ा सुंदर सा 4-5-6 पन्ने का डॉक्यूमेंट, बड़ा साइंटिफिक विद डेटा, और ये सब चीजें अगर तैयार करते हैं, क्योंकि हर एक चीज की अपनी एक लिमिट है, हर एक चीज को करने की एक, जैसे कि वहां पर जो हमारे महिलाएं होंगी आसपास, उनका एक प्रोडक्शन की लिमिट होगी, तो वो प्रोडक्शन की लिमिट हो गई तो आपका व्यापार कितना बढ़ सकता है ये भी निश्चित किया जा सकता है, ये भी सोचा जा सकता है। तो मेरा मानना है कि हमारे लोग, हमारे साथी लोग इस पर विचार करें, और इसके ऊपर और ज्यादा जरा चर्चा करके इसको एक साइंटिफिकली उसको टैकल करें। इमोशनली ही टैकल नहीं करना है, खाली भावनाओं में बह करके काम नहीं करना, क्योंकि हमें काम ठोस करना है, हमें ऐसे ही कुछ वैसा काम नहीं करना है। तो हम इमोशनल तो रहे ही, इमोशनल होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में उसके बारे में जरा अध्ययन कर लें, उसकी बातचीत देखें, उसका क्या अनुभव है, महिलाओं से बातचीत करें, उद्यमियों के रूप में उनसे बातचीत करें, उनकी समस्या को भी सुने, और फिर मंदिर समिति और जो समिति है उसके माध्यम से, जैसा मैंने पूर्व में भी कहा था, वह उनके साथ बातचीत करने के बाद उनको प्रेरित करें कि वो अपने मंदिर समिति अपना प्रस्ताव पारित करें, अगर उनको लगता है कि ये उचित है। जब ये ऐसा होगा, जब वो प्रस्ताव पारित करेंगे, तो सब चीज ऑटोमेटिकली होंगी, फिर हमें आंदोलन करने की जरूरत है, ना कुछ और करने की जरूरत है। तो ये सब चीजों को एक स्ट्रेटेजिक तरीके से आगे टैकल करते हैं, ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध है। और इस तरह से अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमें हमारी सफलता की चांसेस जो है जरा सी बढ़ जाती है। तो ये मेरा एक सुझाव है, इसलिए मैंने आज इसको उठाया। नमस्कार, धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद सर। सर। इस विषय पर अगर अगर और कोई हमारी टीम बैठ के इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहती है तो इस योगाहार कक्षा के अलावा भी शाम के टाइम पर जब भी उचित समय है तो मेरे साथ संवाद कर सकते हैं, हम ऑनलाइन मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, इसके बारे में और डिटेलिंग कर सकते हैं, प्रश्नावली आप बना सकते हैं। जो तो एक ग्राउंड वर्क करके जो भी इस पे ग्राउंड वर्क करेंगे आपस में पहले बातचीत कर लें। मैं शाम के साथ बैठकर शाम को हम एक खुले टाइम पर जैसे हमने अभी के साथ किया था मध्य प्रदेश में, तो इस तरह से एक आध घंटा आधा घंटा जो भी उचित समय है हम बातचीत करके इसको एक रूपरेखा देने का प्रयास कर सकते हैं और फिर इसमें आगे करें। इसमें न केवल विजिट भी करने की जरूरत नहीं है, अगर ऑनलाइन हमारी वार्तालाप हो जाती है तो उससे भी जानकारी इकट्ठा करके इस चीज को एक आगे बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद। जी आदरणीय प्रभात बहन जी, ओम सादर आमंत्रित। ओम जी प्रणाम। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। कल हमारे इस पास एक विषय आया था, हमारे भगवान दास कुशवाहा जी है जो दैनिक योगा ग्रुप के जो सदस्य हैं, उन्होंने बोला था कि आपने चिया सीड की खेती की है, उसका कुछ वीडियो वगैरह जो हम सभी लोगों को आप दर्शाना चाहें या दिखाना चाहें तो ये अपने बम्बई से अशोक व्यास जी के नेतृत्व में हमने हमारे गांव में 10 किसानों ने जैविक खेती के अंतर्गत चिया सीड की खेती की है, जो आप सभी लोगों को मैं वीडियो दिखाना चाह रहा हूं। और साथ में हमारे भगवान दास कुशवाहा जी जुड़े हैं, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी देखने का प्रस्ताव करें। चिया सीड की खेती का जो पौधा होता है वो 4 फीट से 6 फीट का हाइट होती है। जो अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये 6 फीट के करीबन है ये पौधा, और सभी लोगों को दर्शाना चाहता हूँ कि ये फसल है और इसकी ऐसी बालियां रहती है। ये अशोक व्यास जी बम्बई वालों को हमने हमारे गांव में बुलाकर किसानों का एकत्रीकरण किया, जिसके बाद में प्रेरणा लेकर के सभी किसानों का एक संगठन बनाया हमने और सभी का प्रस्ताव हुआ कि अपन इस वर्ष चिया सीड की खेती शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने चिया सीड की खेती, अभी यह फसल हमारी 15 दिन में पक्के तैयार हो जाएगी। 5 महीने की फसल है ये सभी लोगों को मैं दिखाना चाहता हूँ और सभी लोगों को जानकारी भी देना चाहता हूँ। धन्यवाद सभी लोगों को। धन्यवाद आदरणीय मनीष सिंह जी, आपने अपनी खेती सदन में दिखाई और आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपके पुरुषार्थ को धन्यवाद। अब मैं आदरणीय बहन प्रभा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि अपनी बात रखें। आदरणीय प्रभा जी। धन्यवाद भैया जी। और अभी तो पवन सर ने भी प्रसाद के बारे में बात कही है, दिनेश चंद सेमवाल जी से भी इस विषय में कई बारी बात होती है मेरी। जो यहाँ पर समूह की महिलाएं हैं तो काफी उत्सुक है इस काम के लिए कि हमें कुछ ऐसा रोजगार मिले कि जो परमानेंट हो, लेकिन प्रॉपर कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। और काफी टाइम से मैं इस पे काफी लोगों से बातचीत भी कर चुकी हूँ। तो इसी में दिनेश चंद सेमवाल जी ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि हम जरूर अपना जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है इसके माध्यम से भी हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरोज डिमरी जी का भी, दिनेश चंद सेमवाल जी का, और आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय बहन जी, आपने अपना सुझाव और अपनी बात रखी। मैं आदरणीय भुवनेश्वर राय जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और वो मार्गदर्शन देने का कष्ट करें। आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। साथ में आज के मुख्य अतिथि जी का और योग टीचर जी दोनों लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि वो लोग आज हम लोगों को योग और अन्य बातों के माध्यम से भी परिचित कराया। चर्चाएं जो आदरणीय पवन सर के द्वारा शुरू किया गया था निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और तमाम बातें हुई जिसमें बच्चों को ड्रग्स लेने से लेकर के, स्वच्छता से लेकर के, जैविक खेती से लेकर के और मंदिरों में प्रसाद से लेकर के ये कार्यक्रम किया जाए। निश्चित रूप से ये शुरुआत ही
बहुत अच्छा होगा अगर इस तरह से सारे मंदिरों में प्रसाद ही शुरू कर दिया जाए अगर जैविक प्रोड्यूस का, तो निश्चित रूप से काफी लोगों का इसमें व्यवसाय भी मिलेगा, अगल बगल के किसान भी इससे लाभान्वित होंगे। और ये ऐसी संस्था है मंदिर जहां संभवतः अगर ये बातचीत करके वहां इस काम को लागू किया जाए तो वहां का मैनेजमेंट भी बहुत जल्दी इस बात को मान भी लेगा कि नहीं ठीक है, यहाँ जो भी प्रसाद बनता है, जो भी लोग ग्रहण करें वो जैविक हो। इसके लिए कार्य करने की जरूरत है। जैसा कि आदरणीय पवन सर ने बोला भी कि केवल हम लोगों को बात करने से नहीं, अगर इस पर कोई एक्शन होता है, कुछ इस तरह की बातें होती हैं तो निश्चित रूप से रिटर्न में जाता है तो उसका बल मिलेगा। इसी के साथ चूंकि आपका समय भी काफी हो गया है और मैं भी कुछ इस बीच ग्रेटर नोएडा आया था अपने बच्ची के एडमिशन के लिए, मैं देखा कि वहां पे भी बच्चे जो है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे हैं, जो एमबीए करने वाले बच्चे हैं, वो जगह जगह चौराहों पर खड़े होकर के वो सिगरेट बिल्कुल खूब ले रहे हैं। मुझे कोई टोका टोकी भी नहीं, कोई कुछ कहने वाला भी नहीं, क्योंकि सब लोग स्वच्छंद हैं। बच्चे अपने घर से आ गए, यहाँ जो है जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं निश्चित रूप से, और जो इस तरह के कार्यक्रम में लगे हैं वो अपना लगे ही हुए हैं और अपनी जिंदगी को तबाह भी कर रहे हैं। और फिर आने वाले समय में जब उनका समय बीत जाएगा, वही बच्चे बेरोजगार भी हो जाते हैं, वही बच्चे अपने कार्य को आगे बढ़ा भी नहीं पाते हैं, एक तरह से समाज में जो उनका स्थान नहीं मिल पाता है और फिर वो पछताते रहते हैं। तो इस तरह से भी समझने की जरूरत है। हर लोगों को अपने बच्चों पर भी ध्यान देने की जरूरत है कि मेरा बच्चा जो जा रहा है कहीं पढ़ने जा रहा है तो वो किस तरह से कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज को भी वॉच करने की जरूरत है। तो ये सारी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से होना चाहिए। काफी काम हुआ, स्वच्छता पर भी काम हुआ। तो इसी तरह से मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार फिर सभी का अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। लगभग समय अपनी उसमें जा रहा है। मैं आदरणीय रंजना जी को आमंत्रित करता हूँ जो वहाँ है और वो भी अपना सुझाव, अपनी बात रखने का कष्ट करें। सदन में सादर आमंत्रित हैं रंजना जी। मेरी आवाज आप तक पहुँच रही हो तो आप अनम्यूट कर अपनी बात रखें। चलिए, आदरणीय कुलदीप बुनियाल जी उत्तराखंड से जुड़े जी। आदरणीय कुलदीप बुनियाल जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप अपना सुझाव। आदरणीय पवन सर जी ने जो कहा है महिलाओं के विषय पर, प्रसाद के ऊपर तुलनात्मक हमें विचार करना होगा कि पहले क्या था, वर्तमान में और आगे क्या हो सकता है। आदरणीय कुलदीप बुनियाल जी, आपका सुझाव आमंत्रित है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज जो हमारी कक्षा रही है उसमें जो चर्चा हुई है वो काफी महत्वपूर्ण थी और हमारे लिए खास तौर पे महत्वपूर्ण थी। जो निर्मल गंगा अभियान के लिए जो है प्रयास किए जा रहे हैं और कर रहे हैं, उनके लिए साधुवाद। मैं शुरुआत जो हम आज बात कर रहे थे कि जो ये कई तरह के प्रयास चल रहे हैं अभी भी, कि जो हमारे गंगा के किनारे जो आसपास, जो उसके तलहटी के आसपास जो गांव हैं उनमें जो है जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जाए, बढ़ावा दिया जाए। वो काफी समय से प्रयास हो रहे हैं लेकिन अभी भी वो नाकाफी हैं, उसमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। और जो प्रसाद का जो हमारा कार्यक्रम था कि जो ये जब हमारे यहाँ पे जो अभी पीएमओ में जो हमारे एक सचिव हैं मंगेश घिल्डियाल जी, जब वो डीएम थे रुद्रप्रयाग में, तो उन्होंने इस तरह का प्रयास वहाँ पे आरंभ किया था। तो उसका हिस्सा हम भी रहे हैं और उनकी जो लगातार जो बैठकें होती थी, जो वहाँ पे जो स्थानीय जो समूह थे उनके साथ जो है जो बनाने के प्रयास चल रहे थे कि प्रसाद को तैयार करने की तैयारियां कैसे उसको किया जाए, कैसे उसको, तो उस पूरे अभियान में भी मैं रहा हूँ। और उस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं वो आज निश्चित रूप से जो है उनकी आज जरूरत है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं सुन रहा था कि जो जब अमरनाथ में जो है जो प्रसाद होता है उसमें जो सेब होता है, जो वहाँ पे स्थानीय सेब, वो जो फल प्रजाति होती है उसमें सेब को जो है प्रसाद के रूप में दिया जाता है। और तो हम उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, चाहे गंगोत्री, यमुनोत्री में लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो
उनको हम प्रसाद के रूप में जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको क्यों ना जो है हम प्रसाद के रूप में जो है प्रसारित करें। तो ये उसका बहुत बड़ा हिस्सा है कि हम जो है जो जैविक हमारे प्रोडक्ट हैं जो हमारे पास आज भी विद्यमान है। जैसे हमारे यहाँ पे एक फसल होती है माल्टा, जो है एक हमारी बड़ी व्यापक फसल है इन क्षेत्रों में, जो बद्रीनाथ और केदारनाथ के पूरे मार्ग के आसपास जो है माल्टा की खेती जो है बड़े व्यापक स्तर पे होती है। तो उसको अगर हम प्रसाद के रूप में जो है उनके चाहे छिलकों को या उसको सुखा करके ड्राई करके उनको हम जो है प्रसाद के रूप में प्रसारित कर सकते हैं, ताकि जो स्थानीय जो हमारे स्वयं सहायता समूह है, एसएचजी है, उनके साथ जो उनको जो है इसका लाभ मिल सकता है और एक हमारे स्थानीय फल का जो है जो खपत है और जो उसकी सही वैल्यू हमको भी मिल सकती है। क्योंकि ये बद्रीनाथ और केदारनाथ के चारों तरफ जो है पूरे उस मार्ग के पास उपलब्ध है और आसानी से उपलब्ध है। और स्थानीय जो समूह है, स्वयं सहायता समूह, वो इससे अच्छी भली भांति परिचित है। तो इसको क्यों ना हम जो है प्रसाद के रूप में प्रसारित करें। तो इस तरह की बात को भी हमें जो स्थानीय फल हैं, स्थानीय प्रजातियां जो हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध हैं, उनको हम और ये बिल्कुल शुद्ध है, जैविक है, इनमें किसी तरह का जो है केमिकल्स इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इनको भी हम जो है प्रसारित कर सकते हैं। और इसमें जो मेरा जो मानना है कि यहाँ पे हमें कुछ जो है जो हमारी गंगा का जो धारा है उसके आसपास जो गांव हैं उनमें कुछ रूट्स पे हम जो हैं कुछ समूहों के साथ जो है ना मॉडल के रूप में जो है काम भी कर सकते हैं। उनको जैविक जो तकनीक्स हैं, जैविक जो प्रोडक्ट हैं, उनको उत्पादित करने के लिए जो है हम कहीं पे मॉडल जो है, हम ज्यादा नहीं कहते हैं हम कि हम बहुत ज्यादा फैला देंगे, पर हम कुछ मॉडल जो है एक आध गांव में जो है अगर हम इस तरह का मॉडल विकसित कर देते हैं और जो जिस तरह की हमारी जो हमारे पास टीम है, हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं उनके साथ बातचीत, और ऑफलाइन भी हम जाके कभी महीने में या 2 में उनके साथ जो है उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उनको संगठित करके और उनके साथ विचारधारा का परिवर्तन करके उनके साथ जो है हम इस तरह का एक मॉडल विकसित कर सकते हैं कि वहां पे हम जैविक उत्पादन को बढ़ावा दें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि जो निर्मल जो गंगा की सफाई अभियान की जो हम बात कर रहे हैं उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो किस तरह से जो है गंगा को हम जो है अपने स्तर पे, ग्राम स्तर पे, पंचायत स्तर पे हम कैसे जो है उनको बचा सकते हैं, कैसे जो है हम गंदा होने से बचा सकते हैं। तो उस तरह की तकनीक्स पे, उस तरह के नॉलेज पे, उस तरह के प्रयासों पे जो है हम बातचीत कर सकते हैं। अगर कुछ मॉडल गांव में हम काम कर सकें तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, वो पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण होगा क्योंकि उसको रिप्लिकेट करना आसान होगा। अगर हम एक गांव में जो है एक गांव को मॉडल के रूप में विकसित कर देते हैं, तो ये मेरा सुझाव है। अगर इस पे अगर लोगों की राय, अगर हमारे जो टीम है, अगर उनमें जो है राय बन सके, इसमें एक आम राय बन सके हमारी कि किया जाना चाहिए या इसमें कुछ और किया जाना चाहिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरह से हम कह रहे हैं कि पवन जी ने जो कहा कि हम शाम को चर्चा करेंगे, तो उस पे हम इन मुद्दों पे हम बातचीत कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं और फिर हम किसी एक जो है सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुलदीप मुनियाल जी, आपने आज और महत्वपूर्ण बात कह दी है कि प्रसाद के रूप में हम स्थानीय जैविक उत्पाद को हम प्रयोग कर सकते हैं। और अभी मैं बताऊं, राजस्थान में जयपुर के अंदर में बालाजी सरकार मेहंदीपुर बालाजी, जहाँ एक देश भर से नहीं विश्व भर से लोग आते हैं और लाखों लोग रोज दर्शन करते हैं। वहां पहले चावल और दाल उड़द उबाल करके और व्यक्ति के ऊपर घुमा करके और लगभग टनों बाहर मंदिर के पीछे फेंका जाता था, जहां से इतनी बदबू आती थी और भयंकर जो है प्रदूषण भी हो रहा था। और वो मंदिरों ऐसा चढ़ावा चढ़ता था, ये जो आपने आज प्रस्ताव दिया है कि प्रसाद को बदला जा सकता है, तो वहां पे मैंने जाकर देखा, वहां कोई चावल नहीं फेंका जाता है, कोई दाल नहीं फेंकी जाती है, कोई उड़द नहीं फेंका जाता है। वहां पर सिर्फ साधारण 5 लड्डू बेसन के एक पैकेट में डिब्बा में स्थानीय लोग वहां बनाते हैं और वही प्रसाद चढ़ता है।
अब वहां बदल दिया गया है। तो जब वहां मेहंदीपुर बालाजी में ऐसा प्रसाद बदला जा सकता है, तो हमारे विभिन्न मंदिरों में जो हम जहाँ हमारे गाय नहीं है, देसी गाय नहीं है, दूध नहीं है, घी नहीं है, खोवा नहीं है, मावा नहीं है, और वहाँ मिठाइयाँ लगातार हम जो है प्रसाद के रूप में जहरीली दे रहे हैं, भगवान को चढ़ा रहे हैं, वहाँ बदला जा सकता है। वहाँ अगर हमारे शुद्ध फल हैं, जो भी वहाँ उपलब्ध है, स्थानीय उत्पाद, उनको प्रसाद के रूप में वितरण कराया जाए, प्रसाद लगाया जाए। ये आज का जो महत्वपूर्ण 2-3 पॉइंट रहे हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। परंतु स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी की कृपा से, हमारे आदरणीय पवन जी के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से, जैसा उन्होंने कहा है कि आज हम चर्चा करें प्रसाद पर, स्थानीय उत्पादन पर और मॉडल तैयार करने पर। जो आपने एक मॉडल, हमारे दिनेश जी ने यात्रा की बात कही है, आपने मॉडल की बात कही है, और आदरणीय पवन जी ने प्रसाद की बात कही है, इन पर चर्चा हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण सुझाव आप आए हैं आज सदन में। अगर किसी का कोई विशेष कोई मन में बात हो तो ही आप अपनी बात रखें, वरना समय हो गया है। अब आभार के लिए हम आमंत्रित करेंगे अगले वक्ता को। अगर किसी की कोई मन में बात हो, कोई रखना चाहता है, तो सादर आमंत्रित है। और मैं रमेश चंद मेहरा जी को, जी आदरणीय कृष्ण कुमार जी, ये बताइए। जी ओम ओम आदरणीय ओम। बात है कि मैं तो हट के बात करना चाहता हूँ थोड़ा सा। ये जो है सर, ये मैं हट्स की बात करना चाहता हूँ कि मेरे झारखंड में ही ये हो रही है, ये इस तरह से कि आपके एमपी में भी, या तो कहीं पर विशेष जानना चाहता हूँ। क्या कह रहे हैं आप, बताइए, थोड़ा सा जल्दी बताइए, आप फोन काट लीजिए। हाँ हाँ, बात है कि ये हम जानना चाह रहे थे। कल हरिद्वार से महाशय जी फोन आया था वो कि आप जिला पतंजलि किसान सेवा समिति प्रभारी हैं। तो बोले हाँ मैं तो हूँ, तो आपका फुल डिटेल जानकारी दीजिए। आपको मैं स्वतंत्र एगो प्राधिकार दे रहा हूँ कि आपके यहाँ बहुत सारे जो हमारे ये हैं, क्या कहते हैं, गंजी वगैरह, मैंने कुछ सामग्री जिला पदाधिकारी होने के नाते जब जो भी सामग्री या समाचार आते थे भारत स्वाभिमान और पतंजलि योग समिति के संस्था की ओर ही आते थे। अब आपके यहाँ भी, कहने का मतलब आपके यहाँ बहुत सारे सामग्रियाँ भेज दी जाएगी। तो मैं जिला प्रभारी हूँ, तो मेरे जिला प्रभारी के पूरा एड्रेस हमारा लिया कि आपका घर का एड्रेस दीजिए। आपके नाम पर मैंने ये चीज, क्या चीज बोले हमको तो उतना ख्याल नहीं आया, लेकिन कुरियर से आपके यहाँ भेज दिया जाएगा। तो ये मेरे झारखंड में ही और मुझे ही दिया जा रहा है कि आप आदरणीय तो राज्य प्रभारी हैं, विशेष जानकारी है, क्या कार्यक्रम है अभी इस बारे में, कि हम लोग को भी दायित्व सौंपा जा रहा है। ये बहुत खुशी की बात है, मैं तो समझ रहा हूँ। तो वास्तविकता क्या है इसके बारे में जानना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। आदरणीय, आज जो है 8:30 बज गए हैं। कल अपन इस विस्तार से चर्चा कर लेंगे, और वो जो आपको फोन आए हैं, आपको दायित्व सौंपा जा रहा है, वो आपको करना है और महत्वपूर्ण है। मैं रमेश चंद मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और आज का आभार ज्ञापित कर समापन करने का कष्ट करें। जी ओम, सदन को नमन। आज मेरे को थोड़ा सा वो है कि मैं लेट जुड़ा और योग की कक्षा में शामिल नहीं हो पाया, लेट हुआ, इसके लिए क्षमा। दूसरी बात, कल मैंने एक देवारण्य प्रशिक्षण में गया था, उसकी जानकारी मैं कल सदन को प्रस्तुत करूंगा कि देवारण्य क्या है और मध्य प्रदेश में है। ये 3 जिलों में इसको शुरू की गई है। आज पुनः सदन को नमन। सदन में उपस्थित आदरणीय पवन कुमार जी, राजश्री कुशवाहा जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, बने सिंह जी, दिनेश सैनीवाल जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, कृष्ण कुमार जी, कुलदीप उनियाल जी, निर्मला जोशी जी, ओंकार नाथ जी, पतंजलि फार्मर से, और प्रभा थापियाल जी,
रघुवीर रावत जी, आप सबको उपस्थित हुए, आपका हृदय से आभार, धन्यवाद। ओम सादर नमन, ओम अभिवंदन। और ये सरोज जी भी हैं और शरद वर्मा जी है, उमाशंकर जी है और योगाहार है, इन सबको भी इनका भी आभार। ओम, सदन को पुनः नमन जी। ओम। आज की योगाचार्य बहन सरोज जी लास्ट समय तक अभी जुड़ी हुई हैं, उनके पुरुषार्थ को नमन। और आज आपने बहुत अच्छा योग कराया। पुनः आपको सदन की ओर से पतंजलि किसान सेवा समिति, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट हरिद्वार, पतंजलि योगाहार परिवार की ओर से बहुत बहुत शायद बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय सभी भाई बहनों को, सब लोग सहयोग करें, एक एक दो दो व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्तियों को इस पतंजलि योगाहार कार्यक्रम में शामिल करने का कष्ट करें हम, और ताकि हमारा ये परिवार लगभग 100 तक पहुंचे, ताकि हमारा जितना इसकी कैपेसिटी है कम से कम वो पूरी हो सके और महत्वपूर्ण संदेश भी महत्वपूर्ण लोगों तक पहुंचे। ये हमारा निवेदन है, इसको स्वागत स्वीकार करके एक एक व्यक्ति को और जोड़ने का कष्ट करें। सबको प्रणाम।